गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था आपका? बताओ मुझे, लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? अच्छा, मुझे वन से लेके सारे अभी तक जितने आर्टिकल्स किए हैं वो कौन सुनाएगा जिसको याद हो गए होंगे? आज मैं चौथी बार रिपीट कर रही हूँ कि तुम आर्टिकल्स को याद कर लो। नहीं है याद? याद ना करने का रीजन? हाँ, याद ना करने का रीजन क्या है? यही कि हम दूसरों को मौका देना चाहते हैं। हाँ, यही तो है रीजन। चलो मेरे साथ रिपीट करो। आर्टिकल पहला क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत। इसका सब क्लॉज वन क्या कहता है? सारी लिस्ट जो है इंडिया की, वो शेड्यूल वन में। सब क्लॉज टू? बाकी के क्यों नहीं बोल रहे? सब क्लॉज थ्री क्या कहता है कि इंडिया जो है, इंडिया का एरिया कौन कौन सा होगा? जो उसकी स्टेट्स है, जो उसकी यूटीज है, और जो वो आगे चल के इन फ्यूचर एक्वायर करेगा। सेकंड क्या कहता है आर्टिकल? जिसमें हमने एग्जाम्पल सिक्किम को देखा था, राइट? आर्टिकल थ्री क्या कहता है? पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा में सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। एक राज्य से दो राज्य बना सकती है, दो राज्य से एक राज्य बना सकती है। आर्टिकल फोर क्या कहता है आपका? आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री में जो भी चेंजेस है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माने जाएंगे। चलिए, आर्टिकल फाइव क्या कहता है? सिटीजनशिप तो है, लेकिन किस बेसिस पे? सपना आंसर दो। आर्टिकल फाइव। इधर सरस्वती। मैं आज पढ़ाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट मैं मजबूरी में तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ। और तुम्हारे पास इतनी मजबूरी नहीं हो रही है कि हम पढ़ लें। चलो, आर्टिकल फाइव क्या है? क्या डोमिसाइल? अगर आपका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, या आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई अगर भारत में है, या फिर आप 5 साल से भारत में रहते हो, तो उस बेसिस पे आपको जो है नागरिकता मिलेगी। कब? जब संविधान लागू हो चुका है उसके बाद। आर्टिकल सिक्स। इधर नंदनी। सरस्वती। क्यों नहीं पता? ये नहीं पता शब्द नहीं सुनना है मुझे, आगे से याद रखना। सपना। आर्टिकल सिक्स। ये आर्टिकल फाइव में है, जो तुम बोल रहे हो आर्टिकल फाइव में इधर दिया। हाँ, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनको किस बेसिस पे नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल सेवन क्या कहता है? इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया वापस है, उस बेसिस पे उनको नागरिकता मिलेगी। मतलब आर्टिकल एट क्या कहता है? फॉरेन में है, उनको नागरिकता किस बेसिस पे मिलेगी? नाना नानी, दादा दादी, या उनका जन्म जो है भारत में हुआ है तो उनको उस बेसिस पे। आर्टिकल नाइन क्या कहता है? अगर तुमने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया तो तुम स्वतः ही भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। आर्टिकल नाइन क्या कहता है? आर्टिकल टेन। आगे पीछे इधर। आप भारत के नागरिक हो तो किसी न किसी कानून के तहत भारत के नागरिक हो, यही है ना उसपे। आर्टिकल 11 कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है और आपको नागरिकता दे भी सकती है। और इस आर्टिकल 11 में ही हमने पढ़ा था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत 5 प्रकार से आप नागरिकता को ले सकते हो और 3 प्रकार से नागरिकता को त्याग सकते हो।
किस 5 प्रकार की नागरिकता कौन है जो मतलब ले सकते हो आप? इधर राखी बताएंगी। इंडिया ने अगर किसी क्षेत्र को एक्वायर किया तो वो अपने आप में, जिसमें एग्जाम्पल हमने पुडुचेरी का पढ़ा था ना। चलिए, किन 3 तरीके से हम नागरिकता को त्याग कर सकते हैं? कौन बताएगा पीछे? नवीन। कोई बात नहीं, वैसे समझा दो, याद करना है लेकिन नाम। तो संसद आपकी नागरिकता को छीन सकती है। चलिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है? कल ही पढ़ाया था, कल के तो याद होने चाहिए आर्टिकल्स। कल क्या पढ़ाया था आर्टिकल 12 में? क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन आर्टिकल 12 क्या कहता है आपका? क्या क्या उस स्टेट की परिभाषा में? सपना ही बताएंगे ना, आधा आंसर नहीं बताना ना, पूरा बताओ। स्टेट की परिभाषा में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मतलब तमाम जितने प्रकार के आपके रूलिंग बॉडीज है वो सब आपकी स्टेट की परिभाषा में आ जाती है ना, डेफिनेशन में आती है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कल तो मैंने आर्टिकल 13 आपको सॉल्व भी कराया था। हाँ, कल तुम लोग रुके क्यों नहीं? फर्स्ट क्लास में तो बहुत एक्साइटेड थे कि हम रुकेंगे, हम फ्री है, हम पूरा रुकेंगे। एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद? बस अब नहीं, अब नहीं बैठ सकते हम इससे ज्यादा। अभी तो तुम सिर्फ सुन रहे हो, जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो लिखना भी पड़ेगा। चलो, आर्टिकल 13 क्या कहता है आपका? बोलो। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताया था, क्या है वो? डेफिनेशन बताओ मुझे उसकी। उस लिमिट तक हम उनको निलंबित कर देंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई कम करता है या फिर इंटरप्ट करता है तो हम पूरे एक्ट को ही शून्य कर देंगे, पूरा एक्ट को ही हम इनवैलिड कर देंगे, है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि आपके फंडामेंटल राइट्स है तो उन फंडामेंटल राइट्स में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है? सबको पता है 6। सीरीज में कौन बताएगा मुझे? विद आर्टिकल्स। इसीलिए कहती हूँ कि क्लास में लिखा करो, ताकि जो है ना तुम्हें पता चले कि क्या हो रहा है, याद करने के लिए। आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी। 1922, राइट टू फ्रीडम। 23, 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 टू 28, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। 28, 20, फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 और 30 में आपका जो कल्चर, रिलीजन को, एजुकेशन को अपना प्रमोट करना। 32 क्या कहता है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपके संविधान ने ही खुद आपको एक अधिकार दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर राज्य का कोई व्यक्ति, राज्य का व्यक्ति मतलब आप, हम, या फिर जो आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जो भी होते हैं, और स्टेट, तो आप उसके उस बेसिस पे क्या कर सकते हो? सीधा अपनी जो रिट है वो लगा सकते हो कि हाँ भाई, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्ट किया गया है, इस वजह से हम रिट लगा रहे हैं आर्टिकल 32 के तहत। चलिए, अब आर्टिकल 14 कौन बताएगा मुझे? क्या था उसमें? जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। और दूसरा क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से, बिल्कुल सही। पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है उसमें? बताया था कल, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है। चलो, 15 के सब क्लॉसेस के साथ मुझे आर्टिकल 1 बाय 1 करके कौन बताएगा? किसमें है इतनी हिम्मत? मैं चाहूंगी इस बार वो हिम्मत नंदनी और सरस्वती करें। क्यों सरस्वती जी?
क्लास में नहीं थी कल? क्यों नहीं थी? अच्छा, आप तो थी क्लास में, अटेंटिव थी। मैं नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे आंसर्स दो, बट तुम आंसर्स नहीं देते हो। चलिए 15 क्या कहता है? 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि हम किसी भी बेसिस पे किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो जाति हो, चाहे उसके धर्म हो, चाहे उसका लिंग हो, चाहे वो उसका जन्म स्थान हो, चाहे वो कोई भी हमारे पास डायमेंशन से हम किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी हो, हम वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, सब क्लॉसेस के साथ याद रखना अगर मैं जो करवा रही हूँ तो इंपॉर्टेंट है भाई वो। सब क्लॉज का 3 क्या कहता है कि हम विमेन्स और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया अपना सकते हैं, बट ये क्या होगा आपके आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का एक्सेप्शनल केस होगा। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि हम SC STs के लिए क्या करेंगे? रिजर्वेशन का प्रोविजन करेंगे, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस है, डिप्रेस क्लासेस है, तो इसलिए हम उनके साथ क्या करेंगे? उनके जो वेलफेयर है उसके लिए हम क्या करेंगे? रिजर्वेशन करेंगे। अगेन ये आपकी 15 के सब क्लॉज 1 का क्या होगा? एक्सेप्शन केस होगा। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है आपके? स्कूल कॉलेजेस में हम क्या करेंगे? SC STs के लिए क्या करेंगे? रिजर्वेशन करेंगे। 15 का सब क्लॉज 6 कहता है आपका EWS को हम क्या करेंगे? 10% का क्राइटेरिया, 10% की क्राइटेरिया के साथ हम उनको क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया था? 2019 में जोड़ा गया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब मुझे बताओ कि आपका जो मूल संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स थे? कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 2? कौन सा था? कौन से अमेंडमेंट के साथ उसको जोड़ा गया था? कहाँ जोड़ा गया, कहाँ रखा उसे बताओ। फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1786, हमने रखा उसे पार्ट 12 आर्टिकल 308 में, ए में, सॉरी 300 ए में हमने इसको रखा। इस तरीके से सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, याद नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे बदले की सीट कोई और ले लेगा और तुम अपनी जगह पे बैठे रहना। फिर ये PDF मैं आज सर को भेज दूंगी, वो आप लोग इससे लिख लेना, कल परसों का टाइम है, कल टेस्ट है आप लोगों का। हाँ चलिए देखो, आर्टिकल 16 भी आपका सेम है, आर्टिकल 16 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल 16 और 15 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एंड वो डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 16 कहता है कि हम जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ? जो आपकी नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसेस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेसेस पे हो, हम कहीं पे भी उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास अधिकार है, भारत में नागरिक होने के नाते ये अधिकार है कि वो नौकरी कर सकता है, अपना स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तो क्या कहता है ये? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है, देख लो एक बार में क्या बोला है ये। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। सार्वजनिक नियोजन यानी कि मैंने आपको बता ही चुका है कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, किसी भी नौकरी में कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है तो हम जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए, एवरी सिटीजन शुड गेट एन इक्वल चांस टू कंप्लीट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड पब्लिक पोस्ट। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके पास इक्वल चांस रहेगा। 16 का सब क्लॉज 2 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये आपको पता चल गया। वहां पे 15 का सब क्लॉज 2 हमने देखा था पब्लिक प्लेसेस पे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तू माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, आप हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकते, या फिर आप लोअर कास्ट पे आप हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकते। इस तरीके से आपके पास कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो कोई थर्ड जेंडर है, आप उसके साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चाहे वो किसी भी एरिया में जन्मा हो, चाहे वो स्लम एरिया में जन्मा है, चाहे वो हाई प्रोफाइल एरिया में जन्मा है,
चाहे वो आपके ट्राइबल एरियाज में जन्मा है, चाहे बहुत पुअर कंडीशन में जन्मा, आप किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 ये कहता है। 16 का सब क्लॉज 1 देख लो, 2 देख लो, सेम याद करना है। फिर सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई रेसिडेंस एक्सेप्शन पार्लियामेंट में भी, देखो यहाँ पे ये कहता है कि आर्टिकल 15 का 3 हमने देखा था ना कि जो रिजर्वेशन से संबंधित है, यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। अब जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती है, जैसे आपकी सिविल सर्विसेज की जॉब होती है, तो वहाँ पे बंगलो और गाड़ी मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि कुछ ऐसी स्पेशल जॉब्स होती है, पोस्ट होती है, वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत उनको हाई प्रोफाइल वाली चीजें मिल सकती है। लाइक जैसे क्लैरिकल वाले जॉब्स में, तो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है, उसमें किसी भी प्रकार का घर बंगलो कुछ नहीं मिलता है ना। एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, वो भी अगर स्टेट में तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा, तो एरिया में अवेलेबल होगा तो। चलिए, रेजिडेंट एक्सेप्शन पार्लियामेंट में भी लॉ प्रिस्क्राइब रेजिडेंट क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट। कुछ स्पेशल पोस्ट होती है, जॉब्स होती है, जहाँ पे क्या कर सकती है पार्लियामेंट, उनको क्या दे सकती है, आवाज दे सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, हिंदी वाले मेरे फेस में देख रहे हैं। निवास संबंधी उपवाद, संसद विधि द्वारा कुछ पदों के लिए निवास की योग्यता बना सकती है। सिविल सर्विसेज जैसे होती है, उनके लिए आपके लिए क्या बन सकता है, घर बन सकता, और स्पेशल जो है यहाँ पे सर्विसेज देती है। 16 का 4 ये कहता है रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज वगैरह है, उनके लिए क्या मिल सकता है, रिजर्वेशन मिल सकता है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि द स्टेट में प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। दिस प्रोविजन अप्लाइज व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट सच एज क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस क्या होती है आपके, पिछड़े वर्ग, जैसे आपको ओबीसी हो गया ना, जो बैकवर्ड क्लासेस में आती है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण यदि राज्य की राय में कोई वर्ग पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि, देखो ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तब मिलता है जब भाई पार्लियामेंट, जब सरकार को लगे कि हाँ भाई इनको जो है रिजर्वेशन की जरूरत है, इस बेसिस पे वो आपको रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, आ रही समझ में बात। 16 में यही है, 16 में बस इतना याद रखना, 16 में क्या याद रखना कि आप ये याद रखना कि अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। और जो है यहाँ पे पार्लियामेंट कुछ पोस्ट के लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे जो हाई प्रोफाइल जो पोस्ट होती है, जैसे आपके मंत्री वगैरह होगा, उनको घर मिल, उनके पास अपना आवास वगैरह होता है, घर वगैरह होता है। और जो सिविल सर्विसेज होते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी होती है, बंगला होता है, हालांकि वो सरकारी होता है, लेकिन जब वो रिटायर्ड होते हैं तब उनको वो वापस करना पड़ता है, या फिर ट्रांसफर होता है तो उनको वो चीज छोड़ के जानी होती है। लेकिन ये कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं सरकार के द्वारा कि भाई हम, अब देखो कोई बड़ी पोस्ट का आदमी है, अब जाहिर सी बात है कि उसने उस पद पर पहुंचने के लिए मेहनत करी। आप लोग जो है ग्रुप सी और पीसीएस में बहुत डिफरेंस होता है ना। ग्रुप सी वाला वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम को पार कर देता, आप लोगों को 3 स्टेजेस को पार करना होता है, लाइक प्रीलिम्स, मेंस, फिर जो आपका इंटरव्यू, इसके बाद आपको जो है एक अधिकारी वाली पोस्ट मिलती है। अब ग्रुप सी के पास क्या होता है, वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम में रिजल्ट निकल गया, नौकरी मिल गई, लेकिन तुम्हें स्टेजेस पार करके जाने होते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा सा सुपीरियर हो, सुपीरियर भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है हमारी क्लासेस में, लाइक ग्रुप सी और ग्रुप बी और ए में डिफरेंस है, इसीलिए तो ग्रुप वाइज हमने जॉब्स को भी, पोस्ट को भी जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसीलिए यहाँ पे हाई प्रोफाइल जो जॉब्स होती है, उनकी जो है बोला जाए तो उनका ऑरा जो बना रहे, मेंटेन रहे, उनको कुछ चीजें दी जाती है सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पे ओबीसी के लिए आरक्षण है कि भाई अगर सरकार को लगता है, राज्य को लगता है कि भाई ओबीसी के लिए आरक्षण की जरूरत है, उस कंडीशन में वो आरक्षण आपको प्रोवाइड कर सकती है। चलिए, आर्टिकल 17 कहता है, अब देखो आर्टिकल 1 बाय 1 करके बढ़ते जा रहे हैं, आपके याद होने चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत का निवारण, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोअर कास्ट वालों के साथ छुआछूत होती थी, अपर कास्ट वाले कहते थे कि हम तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे, तुम हमें मत छुओ। ब्राह्मण वर्ग बेसिकली देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग कहता था कि भाई जो है लोअर कास्ट वाले हमको नहीं छुएंगे, अगर वो हमको छू देंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं क्यों ब्राह्मणों के मन की अपनी भ्रांति है। अगर इसको और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो तुम दूसरे नजरिए से क्या देख सकते हो, भाई ब्राह्मण तो सबसे पवित्र इंसान है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति उसे छू रहा है तो छोटी जात वाला पवित्र होगा या वो अपवित्र होगा?
वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो एक, हमने उनको किसके समान दर्जा दिया है भाई? भगवान के समान दर्जा दिया है। कि भाई पंडित लोग क्या करते हैं, वो एक मीडिएटर का काम करते हैं हमारे और भगवान के बीच में। आ रही बात समझ में? कि भाई अगर तुम पे राहु केतु लगाए तो तुम ये कर दो, शनि लगाए तो तुम शनि दान तेल चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। तो वो एक मीडिएटर का काम करते हैं। अगर कोई निम्न वर्गीय व्यक्ति अगर उसको छू रहा है तो क्या वो पवित्र होगा या अपवित्र होगा? इसका मतलब तो जो निम्न वर्गीय व्यक्ति है वो पवित्र हो जाएगा ना। लेकिन ये हमारे समाज की एक बड़ी क्रूति है, ये है ना। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति के साथ हम किस तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तू हमें नहीं छू सकता, तो हमारे घर का खाना नहीं खा सकता, तो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता, इस तरीके से छुआछूत। तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। Any disability arising out of untouchability is offense punished by law। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे कड़ी सजा होती है। अगर तुमको अगर इस जुल्म में पकड़ा गया है तो लगभग आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। मिनिमम जो है 3 से 6 महीने की जेल हो सकती है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें लिखा नहीं है ना, हाँ ये दंडात्मक प्रावधान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले देखो इसका नाम क्या था, ये है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इसको जो है 1995 में ये एक्ट बना था। 1995 के बाद 1898 में जो है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स। देख लेना यहाँ पे कि अत्याचार निवारण, यहाँ पे जो है ये 2 एक्ट है। लॉज इन्फोर्सिंग आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 को प्रभावित करने के लिए दो लॉ बने हुए हैं। दूसरा पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 अर्लियर नोन एज अनटचेबिलिटी ऑफ। देखो आज की डेट में इसको जो है यहाँ पे 1955 में, अगर मैं बात करूं तो ये जो एक्ट है, पहले ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 कहा जाता था, फिर इसका नाम परिवर्तन हुआ, अब इसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। याद रखना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कब आया था? 1955 में आया था, इस तरीके से याद रखना। दूसरा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसाइड्स, यानी कि जो आप पे अत्याचार और उससे निवारण के लिए आपके पास क्या है, एक अधिकार है जो कि आपके SC ST, अगर मैं बात करूं तो SC और ST के लिए एक अलग से आयोग बना हुआ है। SC आयोग है और ST आयोग है। ये आप पढ़ोगे आर्टिकल 338 और 338A में। SC STs के लिए एक एक्ट बना हुआ है, मतलब एक आयोग है जो SC और STs के जो है यहाँ पे दुखड़ा सुनता है कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, अलाना हो रहा है, हमारे लिए ये कानून बनने चाहिए। तो ये आप लोग जो है 338A में पढ़ोगे और 338 में पढ़ोगे। फिलहाल ये याद रखना कि दो कानून है आपके, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ रही बात समझ में इतनी? आज थोड़ा मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, तो कोशिश कर लेना कि मेरे से बुलवाओ कम। आर्टिकल 18 कहता है कि भाई हमें जो है यहाँ पे बराबरी का, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं ना, इक्वालिटी तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई देश के सभी वर्ग, सभी लोग जो है समान है, सभी समुदाय समान है, सभी जो आपकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी है सब बराबर है। अब ये तो हमने देख लिया कि इक्वालिटी किस तरीके से मिल रही है भाई, कि हम जो है यहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे, सरकारी कोई भी पद है उस पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा हमने देखा कि हम जातिगत रूप से छुआछूत भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि तुम माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो हम जो है तुम्हारे साथ छुआछूत करेंगे। वैसे ही हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो भाई सभी लोग हमारे लिए समान है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 18 कहता है कि आप जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरीके के जो भी टाइटल्स मिलते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, आप उसको अपने नाम में नहीं लगा सकते हो, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ किसको अपने नाम क्या क्या लगा सकते हो, जो आपको कैसे मिली है एकेडमिक्स में। जैसे आपको पीएचडी करने पे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, और जब आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो डॉक्टर भी बनते ही, है ना। तो डॉक्टर बेसिकली देखा जाए तो दोनों में आता है, एक तो पीएचडी करने पे और एक जब आप मेडिकल फील्ड में जाओ।
एकेडमिक्स लेवल पे लाइक डॉक्टर्स की जो उपाधि होती है वो लगा सकते हो, पीएचडी होल्डर जैसे आप बोल सकते हो, और मिलिट्री में जैसे मेजर हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, ब्रिगेडियर्स हो गया, इस तरीके से आप जो है अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे क्या चीजें लगा सकते, एकेडमिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल्स पे ही आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। इन दोनों पे भी उपाधि लगाने का क्या रीजन है भाई, ये अपनी जान जोखिम में डालने के बाद अगर मेजर, सबसे आपको पता है सबसे पहले होता है एक सोल्जर, उसके बाद सूबेदार, जो भी है, मैं ऊपर की बात करूँ, नायक सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट बनते हैं एनडीए से, फिर सीडीएस से, इस तरीके से मेजर, कर्नल, जनरल बनते रहते। तो ये अपनी जान को जोखिम में डाल के आपकी हिफाजत करने के लिए यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, और युद्ध जीतने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस आधार पे आपको, भाई मैं बात करूँ तो मिलिट्री पर्सन जो है ना, जो ऊपर अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कभी सुनना तुम उनके पॉडकास्ट, पता चलेगा कि कितने इंटरेस्टिंग रहते हैं उनके लाइफ। मेरे को सिर्फ उन्हीं के पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगता है, वो मतलब अपनी लाइफ स्टाइल बताते हैं कि भाई हम कैसे कैसे रहते थे, किस तरीके से हम जो है यहाँ पे एम्बूस लगाते थे, मेरे को वो चीजें सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए फिलहाल मैं बात करूँ तो एकेडमिक्स लेवल की मैं बात करूँ तो एकेडमिक्स टाइटल्स लाइक, अब आपने पीएचडी करी है, पीएचडी सबसे बड़ी इससे आगे कोई पढ़ाई होती नहीं है ना, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अगर पीएचडी होल्डर्स हो तो उससे आगे पढ़ाई कोई होगी नहीं, तो आप लोग क्या है, पीएचडी, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमबीडी कुछ करके भी होती है, एक पोस्ट और होती है एमडीडी, हाँ एमडी भी होता है, हाँ से एमडी, एमबीबीएस से ऊपर होता है ना एमडी, हाँ ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। मतलब पढ़ाई के लेवल पे भी आप जो है यहाँ पे नाम के आगे लगा सकते हो। अब मान के चलो कि तुम दो सगी सहेलियां है ना, एक के पास पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, दूसरे को नहीं मिला है, तो जिसको नहीं मिला उसकी प्रतिष्ठा तो कम होगी ना। अब वो अपने नाम के आगे पद्मश्री क्या पद्मश्री नंदिनी लगा देगी सपोज, तो जो उसकी सहेली है उसको कहीं ना कहीं तो ऐसा फील होगा ना कि नहीं यार, हम बराबर के, हमने पढ़ाई बराबर की करी, हम क्लास में भी सेम रहे, ब्रिलियंट दोनों है, लेकिन उसको पद्मश्री मिल गया, मेरे को नहीं मिला। इस तरीके से माइंड सेट हो जाता है। अब डॉक्टर है, उसने पढ़ाई करी है तभी तो उसको ये उपाधि मिली है। अब उसने अपने लाइफ में अच्छे काम किए, उसको मेजर कर्नल की उपाधि मिली है, तो इसका ये गलत थोड़ी है। जो अपने काम अच्छे करेगा उस आधार पे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कि आप जो है किसी भी टाइटल को नहीं अपना सकते। द स्टेट shall not confer any title on any citizen. The purpose of this provision is to ensure equality among citizens and prevent of creation artificial ये आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल मतलब कि जैसे बिना बात का जो नहीं होता, बड़ा चढ़ा के बताना, इस तरीके से। सिर्फ एक्सेप्शन, द फॉलोइंग टाइटल्स आर परमिटेड बिकॉज दे इंडिकेट क्वालिफिकेशन और रैंक, नॉट सोशल स्टेटस। ये सोशल स्टेटस को नहीं इंडिकेट करते, ये आपकी रैंक को और आपकी क्वालिफिकेशन को क्या करते हैं। तो एकेडमिक्स लेवल पे भी आर्टिकल 18, 17 और 16 समझ में आया, आई बात समझ में, इतनी क्लियर हुआ इतना। चलिए दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे हम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 आपको कुछ प्रकार की, आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार के अधिकार देता है। आर्टिकल 19 6 प्रकार के अधिकार। अब ये जो 6 प्रकार के अधिकार है 1 बाय 1 याद होने चाहिए, 1 बाय 1 कैसे सीरीज में याद होना चाहिए। आर्टिकल पहला कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपके पास अधिकार है कि आप किसी कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आपको स्पीच दे रहे हो और आपने ऐसा स्पीच दे दी कि भाई सामने वाला भड़क गया और उसने दंगे कर दिए, ऐसे नहीं। अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को भी लिमिट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो और स्पीच की अधिकार है। पीसफुल असेंबली, यानी कि आप शस्त्र रहित विद्रोह कर सकते हो। आप मान लो कोई जन आंदोलन कर रहे हो, मान लो पेपर लीक हुआ था, बच्चे आंदोलन किए, लेकिन आप वहां पे शस्त्रों का यूज नहीं कर सकते, शस्त्र यानी हथियार का यूज नहीं कर सकते। हमारी बात समझ में, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई छुरी, तलवार, बंदूक लेके नहीं आप आंदोलन कर सकते हो। ये क्या है, ये भय का माहौल क्रिएट करेगा, ये आप
ये माहौल को नेगेटिव क्रिएट करेगा, है ना। आंदोलन करने का बेसिकली मेन रीजन ये होता है कि भाई हम जो है सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। पेपर लीक हुआ तो हम किसके अगेंस्ट है? सरकार के अगेंस्ट है कि भाई आपने जो है किस तरीके से आपका प्रशासन है कि आपने जो है पेपर लीक करवा दिया। तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, आप असेंबली कर सकते हो, आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन पीसफुल, आप वहां पे कोई भी जो है शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आपके पास अधिकार है कि आप अपना ग्रुप बना सकते हो। जैसे आपके पास ग्रुप बना सकते हो, यानी कि आप 4 लोगों ने मिलकर एक संघ बना दिया, या फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना दिया आपने इस तरीके से, तो आप जो है 4-10 लोग मिलके क्या कर सकते हो? ग्रुप बना सकते हो। अब वो ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए कि भाई उसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में आपको? नहीं आ रहा था? आ रहा है? चलिए, आर्टिकल डी कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 9 कहता, आर्टिकल ई कहता है आपका फ्रीडम ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेटलमेंट। आर्टिकल चौथा कहता है आपका 19 का सब क्लॉज 4 कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो। भाई आपको अगर यूपी जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तेलंगाना जाना, अंडमान निकोबार जाना है, आपको वीजा चाहिए? नहीं। आप भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर कहीं भी घूम सकते हो, आपके पास फुल्ली आजादी है। आर्टिकल ई कहता है आपका कि आपके पास ये अधिकार है कि आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं उत्तराखंड का नेटिव हूँ तो मैं यूपी में नहीं रह सकता, या मैं अंडमान निकोबार में जाके नहीं बस सकता, या फिर मैं बंगाल में जाके नहीं बस सकता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो, निवास कर सकते हो। आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो, अपना कोई व्यवसाय चला सकते हो और कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 19 का 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल सब क्लॉज 19 का सब क्लॉज 2 कहता है, यानी कि बी कहता है कि आपके पास अधिकार है कि आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन कैसा? शस्त्र रहित, उसमें आप शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 का सी कहता है कि आप कोई भी ग्रुप या यूनियन बना सकते हो। आर्टिकल 19 का 4 कहता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकते हो। 19 का 5 कहता है कि आप किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 कहता है कि आप जो है भारत के अंदर या केवल भारत के बाहर आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय चला सकते हो। तो ये आपके पास अधिकार। इसमें एक नोट पॉइंट है, जो हम राइट टू प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना, राइट टू प्रॉपर्टी, वो राइट टू प्रॉपर्टी पहले 19 का जी था, एक फंडामेंटल राइट तो हम कह रहे हैं, लेकिन 19 के जी के अंदर भी था और आर्टिकल 31 में भी था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओरिजिनली आर्टिकल 19 प्रोवाइडेड 7 फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 जी राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. The right to property is now legal right under Article 300A and under Part 12 भाग 12 के तहत और आर्टिकल 300A के तहत जो है ये क्या है? आपका एक कानूनी अधिकार है। अरे बात समझ में? चलिए, आर्टिकल 19 में जितने भी 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दे रखी है ना, ये याद करना जरूरी है। 1 by 1, ऐसा नहीं कि भाई आपने ऊपर नीचे कर दिया, 1 by 1 एग्जाम में चलिए अब देखो, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि 6 प्रकार के पास अधिकार है आपके पास, राइट। आर्टिकल 19 के तहत आपके पास 6 प्रकार के अधिकार है। अब उस अधिकार में भी आपको पता है कि अधिकार तो दे रखे, अब आपके पास आया अधिकार है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो और अपना सम्मेलन कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये अधिकार आपको सरकार संविधान ने दे रखे, लेकिन उस पर कुछ क्या है? लिमिटेशंस भी लगा रखी, यानी कि युक्त निर्बंधन भी लगाया हुआ है, लिमिटेशंस भी लगी है। अब मान लो कि आपने कुछ ऐसा ऐसी बातें बोल दी कि भाई जिससे जो है सोवेनिटी चली गई हमारी। सोवेनिटी मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते, आप कुछ इस तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई कोई भारी आप
आप इस तरीके से कुछ भी बोल नहीं सकते या कुछ भी ऐसे काम नहीं कर सकते कि भाई जिससे हमारी जो आपकी एकता और अखंडता यानी कि सोवर्निटी उस पर इफेक्ट पड़े, मतलब कि कोई भारी व्यक्ति आपके देश के लिए आके कुछ उल्टा सीधा ना बोले। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, मान लो वो व्यवसाय आपने कैसे किया कि ब्लैक मनी वाला व्यवसाय है, ड्रग्स का है, तो आप ऐसा नेगेटिव नहीं कर सकते, या आप इलीगल रूप से हथियार बेच रहे हो, इस तरीके से आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। अगर आप कहीं जा रहे हो तो इलीगल रूप से नहीं जा सकते हो, कोई सम्मेलन कर रहे हो तो आप इलीगल रूप से नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास जो छह प्रकार के अधिकार है, उन सब छह प्रकार के अधिकार में यही कहा गया है कि आप टोटली जो है इलीगल वे में काम नहीं कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि भ्रष्टाचार बहुत है, अब भ्रष्टाचार तो छोड़ो जो भी है, लेकिन ब्लैक मनी बहुत है इंडिया के पास, आदमी के पास ब्लैक मनी बहुत है। अब जरूरी थोड़ी कि ब्लैक मनी आदमी अपने लिए संभाल के रखता है, उससे क्या होता है कि जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद होता है ना, आतंकवाद भी दो प्रकार के तरीके से होता है। एक तो आपका राज्य करवा रहा है, दूसरा कोई दूसरा देश करवा रहा है। तो बोलते हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, टेररिस्ट। तो इस तरीके से कुछ उपद्रवी भारत के अंदर भी है, देश के अंदर भी होते हैं जो विद्रोही होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, इलीगल रूप से पैसा जमा करते हैं। और हाँ, नक्सल ही अलग है, नक्सलवाद अलग चीज है। नक्सलवाद आपका रेड कॉरिडोर वाला एरिया है, जो आपके बांग्लादेश बंगाल उड़ीसा ये एरिया नीचे वाला एरिया है, नक्सलिज्म इस वाले एरिया में। नक्सलिज्म को तुम जोड़ सकते हो आतंकवाद के साथ, लेकिन ये एक अलग कंडीशन हो गई। ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा कराया जाता है। ये नक्सलिज्म जो है बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू होता है, जो कि सरकार के विरुद्ध होते हैं कि भाई हमारा जो शासन प्रशासन है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, इस तरीके से उनका। लेकिन आतंकवाद की तो खैर अभी कोई एक टेररिज्म की कोई एक अलग से डेफिनेशन भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम अमेरिका ने एक डेफिनेशन दी है, उसके तहत जो हम जो है आतंकवाद को डिफाइन करते हैं। बाकी अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि आतंकवाद जो है फुल्ली डिफाइंड हो। तो आप मतलब ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते कि जिससे जो है आतंकवाद जो है को बढ़ावा मिले। इलीगल रूप से आप कोई ड्रग्स को नहीं बेच सकते, ड्रग्स तो खैर कैसे भी इलीगल ही है, लेकिन आप जो वो होते हैं हथियार है, उनका भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बिजनेस करने का अधिकार तो है, लेकिन इलीगल बिजनेस करने का अधिकार नहीं। आपके पास देश में घूमने का अधिकार तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं घूम सकते कि भाई आप लोगों को जगह जगह जाके भड़काओ, देश के विरुद्ध करो। आप इलीगल रूप में कहीं पे भी निवास नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास अधिकार तो है, लेकिन अगर आपको आपकी स्टेट को लगता है कि आपके इन अधिकारों से जो है आपकी जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी को खतरा है, मान लो कि तुमने जो है तुम्हारे पास अधिकार है, तुमने अपने अधिकारों को गलत प्रयोग किया, तुम स्पीच दे रहे हो और तुमने जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए गलत सलत बोल दिया, तो ये तो गलत है ना। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी तो भड़क जाएगी, तुम्हें मारने के लिए चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रही है। फिर पब्लिक ऑर्डर, फिर मोरालिटी है। अगर आपने कोर्ट की अवमानना करी है, मतलब आपने कोर्ट को डिफेम किया, तो उस वे में भी आपकी जो है यहाँ पे जो आपके अधिकार है उनको छीन लिया जा सकता है। डिफेमेशन है, इंसेंटिमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी कि आपने कोई अपराध करने का जुल्म की अपराध करने की कोशिश करी है, तो उस आधार पे, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, इस तरीके से जो आपकी जो है क्या कर सकते हैं, आपकी जो बोल सकते हैं कि यह अधिकार छीन लिया जा सकता है। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता प्रभाव पड़े, या फिर राज्य की सुरक्षा पे खतरा हो, सार्वजनिक व्यवस्था अगर खराब हो रही है, आपकी नैतिकता पे मोरालिटी, यानी कि जो सही है गलत है, मोरालिटी मतलब यही होता है ना कि सही गलत की आपको पास पहचान होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने न्यायालय की अवमानना करी है, अपराध को उकसाया है, या सामान्य जनता का जो यहाँ पे हित था वो उस पर ठेस पहुंची, तो इस तरीके से आपके पास जो अधिकार है आपके 19 के तहत, उस आधार पर भी सरकार क्या कर सकती है, आप पे रोक लगा सकती है। आर्टिकल 20 पढ़ो जरा, आर्टिकल 20 कहता है, पानी है किसी पे साफ, पढ़ो इसको, आर्टिकल 20 को पढ़ो।
आ रही समझ में क्या है ये, क्या बोल रहा है? कोशिश करो जरा समझने की। क्या है ये? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। आया समझ में? हिंदी वाले देखो एक बार। सपना जी आपने पहले पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा? पूर्वव्यापी दंड का निषेध। मान लो एक 18 साल का बच्चा है, उसने कर दिया एक मर्डर, या फिर हाँ मर्डर कर दिया उसने, ठीक है? और हाँ ठीक है, इसको ऐसे समझो। 2000 मान लो कि 1997 की बात है, एक रैंडम डेट उठाई है मैंने। 1997 में भाई ये कानून बना है कि अगर कोई 18 साल का बच्चा और उसने कोई जुल्म किया तो उसको जो है यहाँ पे सजा मिलेगी, ठीक है? इतना समझो कि मान लो एक रैंडम डेट उठाई मैंने, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, 1997 है, और यहाँ पे एक 1997 में कहा कि भाई कोई 18 साल का व्यक्ति अगर उसने जो है कोई जुल्म किया है, कोई अपराध किया, तो उस बेसिस पे उसको उसकी उम्र के हिसाब से सजा मिलेगी। अब इसने ये जुल्म किया है 1995 में, तो क्या इसको सजा मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? यही कहता है एक्सपोस्ट फैक्ट वालों। ये वो कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई जुल्म किया है और उस समय वो जुल्म जो है अपराध नहीं था, अपराध तभी होता है ना कोई चीज जब उसके अगेंस्ट जो है कोई कानून बन जाए। अब उसने वो अपराध किया, उस समय उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ था, तो उस कंडीशन पे उसको सजा नहीं मिलेगी। हाँ अगर ये जुल्म जो है, अगर इसने 18 साल के अपराध जो है 1998 में क्या होता, तब इसको सजा मिल जाती, क्योंकि 1997 में एक्ट बन चुका है। तो यही कहता है। अरे बात समझ में? एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, देखो आप पढ़ो इसको, आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। A person cannot be punished for an act that was not an offense at the time it was committed। जब वो किया गया था उस समय वो जुल्म नहीं था, तो इस वजह से उसको जो है उसको सजा नहीं मिलेगी। Nor can a person be given a greater punishment than what the prescribed when the offense was committed। और उसको जो है कोई बड़ी सजा भी नहीं मिल सकती। The protection is called ex post facto law criminal act। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? फ्रीडम मिल रही है। कोई अगर दोषी है तो भी उसको क्या मिल रही है? फ्रीडम मिल रही है। आ रही बात समझ में? तो चाहे वो दोषी है चाहे वो निर्दोष है तो वो भारत के नागरिक, फंडामेंटल राइट्स तो उसके पास भी है। तो कोई दोषी है तो उसको भी जो है यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। किस बेसिस पे? पहली बात तो आर्टिकल 20 का 1 समझ में है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अगर कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बाद भी उसको जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है। आपका आर्टिकल 20 ये कहता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर्टिकल 20 का पहला पार्ट यही कहता है। आर्टिकल 20 का पार्ट 2 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब होता है कि मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति को मारने की कोशिश करी। अरे बात समझ में? एक ए व्यक्ति है और उसने बी व्यक्ति को मारने की कोशिश करी, लेकिन ए व्यक्ति को उसकी क्या मिल गई है? पनिशमेंट भी मिल चुकी है। पनिशमेंट भी मिल चुकी है और ये पनिशमेंट में 5 साल की सजा काट के आ चुका है, 5 साल की जेल में सजा काट के आ चुका है। अभी 5 साल बाद दोबारा छूटा, इसने दोबारा इस व्यक्ति को मारने की कोशिश करी, दुश्मनी रही होगी बचपन की, लेकिन इसको दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा। जियोपार्डी ये कहता है, जियोपार्डी कहता है नो पर्सन शैल बी पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक बार ही वो बी व्यक्ति को मारने की कोशिश कर चुका, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, लेकिन अगेन वो बी व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस बेसिस पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
आर्टिकल 20 यही तो कहता है कि कोई अगर अपराधी है तो उसको प्रोटेक्शन किस तरीके से मिल रही है। गलत है ना, लेकिन चिंता मत करो, अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है तो हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं, है ना। चलो, तो यही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियो पार्टी। जियो पार्टी मतलब कि दोबारा जुल्म करने पर उसको जो है क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही। गलत है, लेकिन क्या करे, एक है तो वो नागरिक ना, उसके भी तो अपने अधिकार है। अजीब है, लेकिन क्या करें सरकार। अब देखो ये चीजें, ये प्रोविजन तो है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ, ये जो बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसका लगभग मैं बात करूँ तो आप जो है सिर्फ सिर्फ 40% पढ़ रहे हो, पूरी किताब तो पढ़ी नहीं है। आर्टिकल 19 में जैसे आपके पास अधिकार है, तो आपने आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस भी पढ़ी कि किस आधार पर जो आपके सरकार जो आपके लिमिटेशंस लगा सकती है ना। आर्टिकल 20 है तो जाहिर सी बात है उसके अपने अलग से प्रोविजन होंगे, दंड देने के प्रोविजन होंगे, कि अगर कुछ और प्रोविजन भी होंगे ना। यहाँ पे तो सिर्फ आप उसे 40% पढ़ो, वो बुक है पूरी, उसका 40% मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आ रही बात समझ में? लिखा भी है यहाँ पे, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, दिस प्रिंसिपल नोन एज डबल जियोपार्डी। याद रखना, जियोपार्डी शब्द दोहरे दंड से अभिशंसन हिंदी में कहते हैं, लिखा भी है यहाँ पे, अगर मुझे याद है सही से। हाँ, दोहरे दंड से संरक्षक, क्या बोलता है, दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसे डबल जो पार्टी कहते हैं। आई बात समझ में? चलो, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया था ना, ये सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन सब क्लॉसेस याद रखना। आत्म अभिशंसन, नो पर्सन एक्यूज्ड of an offense shall be compelled to be a witness against himself, him, against him, हाँ himself हो गई, himself if himself her, this protection is available only in accused person। मान लो कोई व्यक्ति है और उसने अपराध नहीं किया है और पुलिस इसे जबरदस्ती मारपीट के अपराध जो है उसका जुल्म कबूल करवाती है, मार पीट के, टॉर्चर करके, ड्रग्स देके, और वो लाइव डिटेक्टिव हो गया, इस तरीके से जो है मशीन्स जो होती है ना सच बुलवाने की, इस तरीके से, मतलब खुद की गवाही नहीं दे सकते आप कि हाँ भाई मैंने, जो मूवीज में होता है ना कि भाई मैंने जुल्म किया है, तो यहाँ पे कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप खुद की गवाही नहीं दे सकते। अगर आपने कोर्ट में गवाही दी है तो वो बात अलग है, लेकिन पुलिस के सामने आप गवाही खुद की नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि पुलिस आपको टॉर्चर कर सकती है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, इनफैक्ट आप कोर्ट में भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कोर्ट में भी तो आपको डराया या धमकाया गया हो, वहां पे तो न्यायालय के सामने तो सब कुछ ऐसा लगता है ना कि सब ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अंदर क्या चीजें चल रही हो पता थोड़ी है। तो हो सकता है कि आपको जो है टॉर्चर करके वहां पे अपनी गवाही देने के लिए बोला गया हो। तो यहाँ पे यही कहता है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल 20 जो है यहाँ पे 20 और 21, सॉरी 20 और 22, 22 ना भी बोले, लेकिन 20 की बात करें तो 20 जो है अपराधी होने के नाते भी आपको क्या है, प्रोटेक्शन मिल रही है। आप अगर सिटीजन हो तो उस नाते आपको जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन देना आपके सरकार का अधिकार है। सरकार का अधिकार ना भी हो, सरकार का कर्तव्य और प्रोटेक्शन लेना आपका अधिकार है, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए, है ना। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप। तो आर्टिकल 20 हमने देख लिया। आर्टिकल 20 का 1 क्या कहता है कि अगर एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ, अगर कोई व्यक्ति ने कोई एक्यूज किया है, कोई जुल्म किया है और उस समय वो कानून नहीं बना है, और हमें पता चल रहा, मान लो कि उस व्यक्ति ने जुल्म किया था 1995 में, 1995 में, और हमें पता चला है 2000 में, 5 साल पहले वो कानून नहीं था लेकिन अब है, तो अब हम उसको क्या नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि अगर उस व्यक्ति ने दोबारा जो है जुल्म करने की कोशिश करी है तो, हाँ लेकिन अगर ये बात है, अगर उस व्यक्ति ने 5 साल छूटने के बाद कोई दूसरा जुल्म किया होता तब उसे सजा मिलती। सेम जुल्म करने पर सजा नहीं है, लेकिन अभी देखो अटेम्प्ट टू मर्डर था, दोबारा उसने जो है 5 साल बाद छूटने के बाद उससे दोबारा उसको मारने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार वो मर चुका है, तब उसको सजा मिलेगी, क्योंकि इस बार तो उसने मार दिया ना उसे। तब तो
हाँ तो है तो हमारे, देख तो लो। तो यही तो है, यही तो बोला मैंने। एक मिनट, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। लिखा है ना, नो पर्सन शैल बी मोर देन वंस फॉर द सेम, एक से ज्यादा बार जो है उसको सजा नहीं मिलेगी सेम अपराध के लिए। मैंने गलत बोल दिया ना? मेरे बोलने का मतलब भी तो वही था। हाँ तो वही तो है कि अगर उसने अपराध किया तो उसको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक बार उसने सजा काट ली तो उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। हाँ वो दोबारा, यही तो था मेरा बोलने का। अच्छा मैंने कंफ्यूजिंग वे में समझा दिया, चलो ठीक है, आप समझ में आ गया। चलो, तो ये आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, आप आत्म अभिशंसन से संरक्षण। हिंदी वालों को भी मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश वालों को तो लग रहा पता नहीं क्या बोल रही है हिंदी में। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इंग्लिश वाले बिल्कुल अंग्रेज ना बने, हिंदी वाले बिल्कुल हिंदी वाले ना बने। अपर पीसीएस में क्या होता है मैं बताती हूँ। 2 क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के पेपर में 50-50 नंबर के, 50 नहीं 50, मुझे नहीं पता इतना, 25 या 25, आई थिंक 50-50 के। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इंग्लिश को ट्रांसलेट करो हिंदी में। आ रही बात समझ में? तो हिंदी वालों को इंग्लिश की आदत डालनी पड़ेगी, इंग्लिश वालों को हिंदी की आदत डालनी पड़ेगी। कल को अगर आप अधिकारी बन के चले गए तो सरकारी काम जो है वो कैसे होते हैं? हिंदी में तो होते हैं। राज्य सरकार के अंदर जो भी काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं, तो हिंदी भी आनी चाहिए। सेंटर में भी कुछ एसएससी तो है बस जो इंग्लिश में काम करता है, बाकी जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो हिंदी की भी आदत डालो, हिंदी में भी पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि अगर 100 नंबर है, 100 नंबर में से 50 नंबर का आता है कि भाई हिंदी का एक पैराग्राफ दे देंगे, वो पूरा पैराग्राफ उसको बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, हिंदी का पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और सेम 50 नंबर में एक ही पेपर के अंदर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो मतलब 100 नंबर तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम 100 नंबर से हाथ धो बैठोगे। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी लेकिन आज याद आ गई मुझे। आई बात समझ में? तो हिंदी वाले हिंदी की इंग्लिश की आदत डालो, इंग्लिश वाले जरा हिंदी की भी आदत डालो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, मीडियम मेरा हिंदी है, मेरा मीडियम भी इंग्लिश ही था। शायद मुझे इंग्लिश ने नहीं चुना या मैंने इंग्लिश को नहीं चुना। चलो, आर्टिकल 21, एक जीवन जीने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होती है वो इसमें है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by law. This right is available to both citizen and non-citizen, यानी कि सिटीजन, अगर कोई बाहरी देश का व्यक्ति अगर भारत में घूमने के लिए आता है तो आप इस बेसिस पे आप उसकी लाइफस्टाइल और उसकी जो लिबर्टी है उस पर आप कुछ भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मान लो कि तुम पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, मैं आके तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर सकती कि भाई तुम अपने दोस्त के साथ क्यों बैठे हो या बैठी हो, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी लाइफ में जो करो कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये आर्टिकल जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से जी रहे हो और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या लिबर्टी होनी चाहिए, ये है। आ रही बात समझ में? अब एक जीवन जीने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत कुछ अधिकार दे रखे हैं। अभी अधिकार लिखो जरा, मैं बोलती हूँ, इंग्लिश में लिखना वो एक्ट। लिखो आर्टिकल 21 को, लिख दो एक बार हिंदी इंग्लिश में, पेजेस छोड़ लो, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पेजेस छोड़ सकते हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, उसके बाद आप लोग जो आर्टिकल 21 के तहत कुछ अधिकार देखोगे। लिखो फटाफट से। अच्छा अच्छा, मैं पहले इंग्लिश वाले लिख लूँ, उसके बाद मैं हिंदी वालों के लिए स्लाइड दे दूँ। फोटो ले लो भाई इंग्लिश वाले, फोन में से लिख लो फिर।
मैं अभी इसके आगे भी लिखाऊंगी ना फिर। आर्टिकल 21 को आर आगे लिखाऊंगी मैं इसको। ये आर्टिकल इतना पूरा कंप्लीट नहीं है। एक काम करो, तुम इसको इतना लिखो। हाँ, इसको पूरा लिख लो, फोटो ले लो, उसके बाद जो है तुम अपने फोन से लिखते रहना। मैं हिंदी वालों के लिए स्लाइड नीचे कर दूंगी। ले ली फोटो? चलो लिखो इसे फटाफट से, इसको लिखो। लिखो, अब हिंदी वाली लिखो। लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ इसके आगे पॉइंट्स लिखवाऊंगी। जल्दी लिखने की कोशिश करना, उसके बाद मैं फिर आगे लिखाऊंगी। जब आप सभी लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, अभी तक जितने भी प्रीवियस नोट्स है ना, अगर उनको कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद सब फेयर कॉपी यहाँ लेके आएंगे। और बीच में जो पीडीएफ में कुछ मिस्टेक्स हुई थी ना, वो मैं आपको करेक्ट कराऊंगी यहाँ पे। और मैंने जो पेजेस छुड़वाए भी थे वो भी, फिर मेरी तरफ से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया नोट? चलो, अब जितना बच गया उसको स्पेस छोड़ दो, लिखेंगे आगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड these rights, supreme court has declared these rights as part of article 21। हिंदी वाले भी लिखेंगे इसको, सब इंग्लिश में, सब इंग्लिश में। इतना तो समझ ही जाओगे कि क्या क्या है तुम्हारे लिए। चलिए, ये अब आपको जीवन जीने के अधिकार है कि आप अपना जीवन किस तरीके से जी सकते हो। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर, सभी लिखेंगे इसको, हिंदी वाले भी। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दीज राइट्स एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। पहला, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन ह्यूमन, इंसान होने के नाते। राइट टू लाइवलीहुड, दूसरा, लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेसी, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू शेल्टर, नेक्स्ट नेक्स्ट करके लिखना, राइट टू शेल्टर। नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ,
लिखा है इतना, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 years of age. राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी की बात लिखेंगे, राइट टू स्लीप यानी कि आपको सोने का अधिकार भी है, कोई आपसे आपकी नींद नहीं छीन सकता। हाँ वो बात अलग है कि किसी के लिए आप अपनी नींद कुर्बान कर दो। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, इसीलिए तो आप नियम बन गया कि भाई 10 बजे के बाद जो है शादी के घर मतलब जो वेडिंग हॉल होते हैं वहां पे 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजेगा, यानी कि गाने नहीं बजेंगे, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ पे लिखा राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन लिखा। चलिए, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, दोनों अलग अलग है। राइट टू, क्या बोला मैंने, रेपुटेशन। नेक्स्ट लिखेंगे राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, महिला होने के नाते आप अपना अधिकार देख लो क्या अधिकार है ये, डिग्निटी से। नेक्स्ट लिखेंगे राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, right to social security and protection of the family, right to social security, right to social security and protection of the family, right of appeal from a judgment, right of appeal from a judgment, right of appeal from a judgment of conviction, right against solitary confinement, लिखवा दिया ये solitary वाला, right against solitary confinement, right to decent environment, right to decent environment including pollution, free water and air, and protection against hazardous industries, and protect against hazardous industries, right against handcuffing, नेक्स्ट लिखेंगे राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इनह्यूमन,
inhuman treatment, right to free legal aid, AID वाला, right to free legal aid, right to speedy trial। कितने हो गए? 23। क्या था लाइक, वेट, राइट टू स्पीडी ट्रेल, राइट टू स्पीडी ट्रेल, ये लिख लिया इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। लिखेंगे राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। कितने हो गई? 24। चलो, तो अब आप देख लो कि आपके पास सरकार, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने इन सभी अधिकारों को माना है कि भाई एक डिग्निटी पूर्वक एक लाइफ जीने के लिए आपके पास ये अधिकार होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में। आर्टिकल 20 आपका पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने अब इतना सा लिख के थक गए तुम लोग। हाँ, क्योंकि एक मौलिक अधिकार जब फाइल हुए होंगे तभी तो आपको अधिकार मिले ये। जैसे अभी मैं बात करूं तो ये लॉ भी रिसेंट का ही है, तो कि 10 बजे के बाद जो है, जो वेडिंग हॉल्स होते हैं वहां पे डीजे नहीं बजेगा, क्योंकि भाई सामने कल किसी का एग्जाम है और तुम बिल्कुल लगे हो रात को 1-2 बजे तक गाने पे जाने पे, डांस करने में। तुम तो अपनी लाइफ जी रहे हो, अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका भी सोचो। एक नागरिक होने के अधिकार तो उसके भी है, तो उसका भी नुकसान ना हो, तुम्हारा भी इंजॉयमेंट हो जाए, इसलिए बोला है ना कि 10-10:30 बजे के बाद जो है गाने नहीं बजेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हो, आपकी रिसेंट में भी ये चला है, उसके बाद भी, तो ये लाइफ जीने के अधिकार है। चलिए, अगर कुछ छूट गया होगा ना इसमें से देख लेना, यही सब लिखा है कि इसमें तो कम है लेकिन उसमें ज्यादा है। राइट टू डाई, देखो एक और, आपके पास मरने का अधिकार भी है, इसीलिए तो सुसाइड होते हैं। अरे ये एक मैं बात बोल रही हूँ, लेकिन मरने का अधिकार, जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार नहीं होगा? जीवन साथी चुनने का अधिकार भी है। तो चलो ठीक है, इसको बैन कर दो, फिर यहाँ से हटा दो, इसको मत करना। वैसे है, ये बुक में था, मैंने इसलिए तो मतलब मैं वही कह रही कि बुक में था इसलिए यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट हो गया है। तुम्हारी इच्छा है, तुम लिखना चाहो ना लिखो, अदरवाइज ये तो है। अब यहाँ पे ना आपके पास एक अधिकार है, जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है आपके पास। तो आप ऐसे मत बोलना कि भाई मैंने पढ़ा है कि भाई हमारे पास तो अधिकार है, हम अपना जीवन साथी चुनेंगे, हम तो लव मैरिज को प्रमोट करेंगे। फैमिली के अगेंस्ट में मत होना, फैमिली के हिसाब से करना जो भी कुछ करोगे। वैसे इतने समझदार तो हो तुम। खैर चलिए, आप बात कर, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आर्टिकल 22 में तो वो भी बंद